अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज रहा है जी बहुत ही खबरों से भरपूर दिन, क्योंकि आज एक तो था जुडिशल कमीशन का इजलास जिसमें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात करने की मंजूरी होना थी। तो निज़ाम ने किस तरह अपने पंजे मजीद गाड़े हैं और किस तरह अपना अगला मिशन हासिल करने में वो कामयाब रहे हैं, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था, तो इमरान खान साहब से बहनों की मुलाकात हो सकी, वो भी सिर्फ 15 मिनट की। और इस मुलाकात के बाद जो अलीमा खान साहिबा ने डिटेल्स बताई हैं, इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है, साथ पे और जो अहम मामलात है उसके ऊपर उन्होंने जो राय दी है, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। ख़बरें तो वैसे पेट्रोल के हवाले से भी हैं, बड़ी दिलचस्प किस्म की, क्योंकि पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है। लेकिन देखते हैं कि आज के इस व्लॉग में क्या कुछ डिस्कस हो पाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू क्या हुई है। इमरान खान साहब का जो वज़न है वो काफ़ी गिर गया है और उनकी बहनों के मुताबिक उनकी सेहत जो थी वो पहले की तरह, यानी जैसे सेहतमंद वो माशाल्लाह नज़र आया करते थे, उनके मुताबिक थोड़े वज़न में कमी महसूस हो रही थी। तो जब इमरान खान की बहनों ने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि सारा दिन एक ही जगह पर बंद रखा जाए और बस 1-2 घंटे के लिए कोई एक्सरसाइज का मौका मिले तो क्या सेहत बनेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कैद तन्हाई है, जिस तरह से आपके ना सिर्फ ये कि मेंटली आपको और फिज़िकली भी बाउंड कर दिया जाए, तो फिर जाहिर है आप बिल्कुल हेल्दी उस तरह नहीं रह सकते जैसे कि आप एक आज़ाद फ़िज़ा में हेल्दी होते हैं। तो ये बात फॉर श्योर है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्हें आम कैदियों के साथ घुलने मिलने नहीं दिया जाता, ना ही उनके साथ कोई जेल के मुलाजमीन की गुफ्तगू होती है। पूरा एक हफ़्ता वो ऑलमोस्ट खामोश रहते हैं क्योंकि उनके साथ कोई गुफ्तगू नहीं होती। और उसके बाद उनकी बहनें जब जाती हैं तो सिर्फ 15 मिनट की उनसे मुलाकात होती है। पहले तो जब केसेस चल रहे थे अडयाला के अंदर, तो उस वक्त ज़ाहिर है 2-3 दिन कोई केसेस की समातों के सिलसिले में लोग भी आ जाते थे, मुलाकातें भी हो जाती थी। लेकिन अब वो सिलसिला भी फ़िलहाल चूँकि रुका हुआ है, तो बिल्कुल एक हफ्ते तक इमरान खान साहब से किसी की कोई मुलाकात नहीं हो पाती और वो मुसलसल अपने सेल के अंदर ही बंद रहते हैं। तो एक छोटा सा सेल जिसमें आप मूव नहीं कर सकते और उसमें आपको मुस्तकिल अकेले रहना है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंसान किस कदर एक ज़हनी दबाव का शिकार होता है और कितना उसके ऊपर जो है वो फ़िज़िकली भी अपने आप को अनरेस्ट फ़ील करता है। एक नॉर्मल इंसान तो ऐसा ही होता है। और इमरान खान साहब इस एज में भी इस तमाम चीज़ को इतनी बुर्दबारी से, इतनी इस्तकामत से फ़ेस कर रहे हैं कि वो ये बातें खुद से आने वाले को नहीं बताते कि जी कोई आया और आप दुहाई देना शुरू हो जाएं कि ये हो रहा है मेरे साथ, देखो मुझे ये निकालो, ये मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं। बल्कि ये भी उनकी बहनों ने जब पूछा कि आपका वज़न कम लग रहा है, तो फिर उन्होंने ये बात कही। तो ये है मैटर ऑफ कंसर्न। मेरा ख्याल है इसके ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लाहेअमल बनाने की ज़रूरत है, दबाव डालने की ज़रूरत है, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदियां और उनको जो कैद तन्हाई में रखा जाता है, इसके हवाले से एक पूरी उन्हें कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज जो उनकी बहनों से गुफ्तगू हुई है, इसमें उन्होंने 3-4 अहम पैगाम दिए हैं। पहली बात तो उन्होंने अगेन जो 26वीं तरमीम के बाद इस वक्त अदलिया की हालत है उससे मुतल्लिक की और कहा कि बिल्कुल अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि उनके माइंड में यकीनन मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है उससे मुतल्लिक भी होगी सारी सूरत हाल। और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो जजेस हैं उनको अंडर प्रेशर करके रूल ऑफ लॉ को ही ख़त्म किया जा रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मीडिया है उसकी भी ज़बाबंदी करके उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये वही ऑलमोस्ट बातें हैं जो वो हर मुलाकात में दोहराते भी हैं। और वो ये कहते हैं कि यही उन्हें ख़दशा था कि ये जो 26वीं तरमीम है इसके बाद अदलिया के ऊपर इनकी गिरफ्त जो है वो मजबूत हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब 27वीं तरमीम का सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 27वीं तरमीम और इस सिस्टम को रखना और फिर मफलूज करके रखना और इतना इसको मुश्किल में डाले रखना, इससे बेहतर तो ये है कि एक ही दफ़ा बादशाहत का ऐलान कर दे। और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं कि मुल्क में इस वक्त कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, ये सीधा सीधा एक बादशाहत का निज़ाम है, एक डिक्टेटरशिप है जो हमें नज़र आती है।
मार्शल लॉ है। तो ये बात उन्होंने आज भी की कि अब 27वीं तरमीम लाएंगे, ये ख़त्म करें, वो ख़त्म करें, नए झंझट पालेंगे। तो एक ही दफ़ा बादशाहत का ऐलान कर दें, आपको कौन रोकने वाला है? आप ये सब भी तो कर ही रहे हैं, तो भाई ये भी कर डालें, ताकि एक बात क्लियर तो हो जाए कि हाँ जी मुल्क में बादशाहत का निज़ाम है और इसी तरह ये सिलसिला चलना है। तो ये एक उन्होंने तंज़न बात भी की है, लेकिन काफ़ी इसके अंदर भी एक गहरा तंज़ भी है और गहरी बात भी है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर जो अपनी पार्टी के लिए मैसेज दिया है, तो उन्होंने कहा है कि जी 10 मुहर्रम के बाद आप लोग एहतजाजी तहरीक शुरू कर दें। जी हाँ, उन्होंने इस बारे में कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई, ना ही कोई फ़िक्स डेट बताई है। और बकौल अलीमा खान साहिबा इस मुतालिक जो भी उनका मैसेज है वो पार्टी के लोगों को और ख़ास तौर पर सलमान अकरम राजा साहब को पहुंचा दिया गया है। और इससे मुतालिक जो पहले जितनी भी गुफ्तगू है वो ऑलरेडी उनके पार्टी मेंबर्स के साथ होती रही है इमरान खान साहब की, जब इससे पहले जेल में समातें हो रही थी। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी इमरान खान साहब स्ट्रैटेजी दे चुके हैं और सिर्फ उनकी तरफ से गो अहेड की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने अब दे दिया है। तो अब चूँकि अभी आपको पता है कि आशूरा के दिन आने हैं और ये जो 10 मुहर्रम तक 10 दिन हैं, उसमें यकीनन कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को उस तरह से नहीं लिया जाता। तो इसलिए इमरान खान साहब ने 10 मुहर्रम के बाद ये एहतजाजी तहरीक की कॉल देने की इजाज़त भी दे दी है और इनको हुक्म भी दे दिया। अब जो भी आप इसको कह लें, अगर ये कोई इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल आएगा, तो वो अब आ चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आज का ऐलान है इमरान खान साहब का। उसके अलावा आज उन्होंने एक बात और कही कि जब उन्हें, ज़ाहिर है वो न्यूज़पेपर देखते हैं या पीटीवी से भी उन्हें ये पता चल जाता होगा यकीनन, तो जो ये इनके एमपीएस को मुअत्तल किया गया और डीसीट करने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया गया है पंजाब असम्बली में, उससे मुतालिक इमरान खान साहब ने भी आज बात की और कहा कि जो ये एमपीएस हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और इन्होंने जिस अंदाज से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उन्होंने कहा कि ये वैसे ही जाली असम्बलियाँ, इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो आप इन असम्बलियों में बैठे हैं नहीं बैठे, इनकी क्या हैसियत है, जबकि इनके पास जो इस वक्त मेजॉरिटी भी है वो तो सारी फॉर्म 47 की वजह से है। तो उन्होंने कहा है कि आप बाहर जाके कोई अपनी अलग से असम्बली लगाएं, अपना जो एहतजाज है वो जारी रखें, अपना जो काम है वो जारी रखें, लेकिन इस बात का गम ना करें कि अगर कोई आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या आप सस्पेंड हो रहे हैं। तो इस बारे में वैसे आज ये खबर आई भी है कि बाकायदा इलेक्शन कमीशन से इस मुतालिक जो है जो इनके स्पीकर साहब हैं मलिक अहमद साहब, उनकी कोई आपस में ख़त किताबत भी हुई है कि जी इन लोगों को बाकायदा डीसीटी कर दिया जाए, यानी वो इस हद तक आगे जो हैं वो जा चुके हैं। तो ये बेसिकली एक प्रेशर डालने का भी तरीका है कि मरीम नवाज़ साहिबा को जो है आइंदा किसी मौके पे परेशान ना किया जाए एमपीएस की जानिब से। और दूसरा ये मैसेज है बेसिकली कि जी आप, जैसे उन्होंने खुद कहा हुआ है इनकी चेली चमचियों ने, कि जी रेड लाइन है जी मरीम नवाज़, इनके सामने आप एहतजाज ना करें, उनको बुरा भला ना कहें। जबकि उसी असम्बली इजलास में PMLN की ख़वातीन ने बहुत ही गलीज़ गुफ्तगू भी की, बड़ी गलीज़ गालियाँ भी दी और नारेबाजी भी की, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। धक्कम पेल भी हुई है, लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, तो उसमें भी जो पीटीआई के एमपीएस हैं उनको उन्होंने मुअत्तल किया, जबकि जो PMLN के एमपीएस हैं उनको कोई कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। अब जाहिर है अगर लड़ाई हो रही है तो दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, तो दोनों तरफ से या तो फिर आप कार्रवाई करें, लेकिन इसका मकसद ये था ही नहीं कि कोई आपने डेकोरम असम्बली का रखना है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ये था कि मरीम नवाज़ शहजादी मोहतरमा को चूँकि बुरा लगा, तो इस वजह से जी उन्होंने अपने गुस्से का इज़हार किया कि इनको फारिग ही कराओ असम्बली से, इनकी ऐसी की तैसी। तो इस वक्त उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है, तो उनको लगता है कि वो कोई अलग मावराई मखलूक हैं और इस वजह से उनको जो है सब रिस्पेक्ट करें और उनके आगे सजदों में झुकें। तो इसलिए जो कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो उनको ख़ास तौर पर बुरा लगता है। तो ये अब उन्होंने हक जो है इनके एमपीएस को भी पीटीआई को नहीं दिया है। तो इस पर बहरहाल इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। ये सारी जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। उन्होंने फिर से कहा कि खौफ के बुत तोड़ दें, कलमे की बुनियाद पर ये मुल्क बना था, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल इसके बरक्स हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि मज़ीद इस अदलिया को, जिसमें जो आपके चंद आज़ाद जजेस रह गए थे, उनको दबाने की कोशिश है। अब इसी से मुतालिक जुडिशल कमीशन का आज इजलास भी हुआ, जिसमें मज़ीद जो आपके आज़ाद मंश जजेस हैं उनको दबाने के लिए जो मिशन था उसको मुकम्मल कर लिया गया है। जी हाँ, मैं बात ख़ास तौर पे शुरू करूँगी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पर सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब।
और अगर ये तूफ़ान 26वीं तरमीम वाला गलाज़त का ढक्कन ना उठाया हुआ होता तो बड़े आसानी के साथ उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के जाने के बाद रिटायर उनके यानी उनके निकल जाने के बाद वो जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो थे वो जज बन जाते, चीफ जस्टिस बन जाते। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थे। तो पहले जिस तरह ये होता है ना कि जी ये सियासतदान काबिल कबूल नहीं है, इसको कबूलियत नहीं मिली, वज़ीर आज़म को कबूलियत नहीं मिली, तो जजों को भी कबूलियत की सनद जो है उधर से हासिल करनी पड़ती है अब। तो उनको भी कबूलियत की सनद जो है वो वहाँ से नहीं मिली और इस बात का कभी इम्कान था कि उनको जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं वो कतई तौर पर भी चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे। 3 नाम थे ज़ेर गौर, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो कि इन दिनों जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एजाज़ी तौर पर लगे हुए हैं कुछ मुकदमात की समाअत करने, और वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी के खासे करीब भी हैं, उनके पसंदीदा भी हैं। दूसरे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और तीसरे जनाब इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा जस्टिस सरफराज डोगर साहब। तो उनको तो लाया ही लाहौर हाई कोर्ट से इसीलिए गया था। अगर किसी को एक बाल बराबर भी शक था कि जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा जुडिशल कमीशन इजलास में, तो मैं उसकी अकल पे सिर्फ मातम ही कर सकती हूँ। उसकी वजह ये है कि आपके ख्याल से ये सारी जो कार्रवाई की गई थी ये एवं ही बेकार में और बिला सोचे समझे की गई थी कि मतलब सिर्फ एक 16वें नंबर का ही जज उठा के क्यों लाया गया? भाई 15वां, 16वां, 8वां, 9वां कोई भी जज लाया जा सकता था ना, कोई क्राइटेरिया तो होता है। लेकिन एक ही जज 16वें जज नंबर का उठा के आप लेके आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसी को आप जो है वो कायम मकाम भी बना रहे हैं। उसी के लिए आपने सीनियरिटी के रूल की सारी जिसको कहते हैं ऐसी की तैसी फेर दी, और फिर उसके बाद आप ये सोचें कि जी उनके अलावा किसी और को बना देंगे, तो फिर इतनी पीछे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही क्या थी? तो मुझे तो इसमें कहीं 0.9% भी ये नहीं था, 0.1% भी ये ख्याल नहीं था कि उनको नहीं बनाया जाएगा। तो उनको जनाब एज़ पर एक्सपेक्टेशंस आज जुडिशल कमीशन ने मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया है। इसके अलावा आज जस्टिस जुनेद गफ़ार साहब को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस रोज़ी खान साहब को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस अतीक शाह साहब को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बना दिया गया है। और इन तीनों में ये लोग आर्जी तौर पे काम कर रहे थे, अब इनको मुस्तकिल कर दिया गया है और यहाँ पे जस्टिस डोगर साहब को भी मुस्तकिल कर दिया गया है। अब ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास था जब शुरू हुआ है तो इसमें सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि 26वीं तरमीम जो है वो चैलेंज हो चुकी है और वो अभी तक भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अब ये जो जुडिशल कमीशन है ये उसी 26वीं तरमीम की चूँकि वजह से बनाया गया है और उसी के थ्रू निकला है, तो जब तक 26वीं तरमीम का मसला हल ना हो जाए इस जुडिशल कमीशन की कार्रवाई और इससे आगे की तैनातियाँ जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। तो लिहाजा पहले 26वीं तरमीम को सुनना चाहिए। उनका ये मौक़िफ़ था कि फ़िलहाल उस वक्त तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होना चाहिए, लेकिन कसरत राय से उनकी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। अगरचे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जो PTI के 2 मेंबरान हैं इसमें उन्होंने उनका साथ दिया इस तजवीज़ पर, लेकिन चूँकि अक्सरियत जो है वो हुकूमती लोगों की है तो उन्होंने इस तजवीज़ को एज़ पर एक्सपेक्टेशंस मुस्तरद कर दिया। उसके बाद जी मुख्तलिफ जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी तैनाती के हवाले से वोटिंग होती रही और उसमें भी चूँकि हुकूमती जमात का पलड़ा भारी है, सारे उन्हीं के मेंबर्स भरे हुए हैं, तो उनके जो मनपसंद लोग थे वही चीफ जस्टिस बनते चले गए और सबकी तैनातियाँ हो गई। जस्टिस डोगर साहब के हवाले से बहुत से लोग ये ख्याल कर रहे थे कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो कि इस जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं और एक ज़माने में वो भी काजी फ़ायज़ ईसा की तरह बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज के तौर पर मशहूर हुए थे, और उस वक्त भी उन्हें ये कहा जाता था कि जी उन्होंने बड़ा इस्टेब्लिशमेंट के आगे स्टैंड लिया था और उनको फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी आया, फिर उनको हाई कोर्ट की नौकरी से हाथ भी धोने पड़े, ये सब हुआ। ये इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं PMLN वाले, उनके रिश्तेदार भी हैं। तो इन सब बातों के मद्देनज़र बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जी चूँकि ये तो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं हमेशा, तो आज हो सकता है कि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती का मामला सामने आए तो वो अपना वोट जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज को दें, या फिर उन्हें पता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किधर खड़ी है और किसको बनाना चाहती है
चीफ जस्टिस, तो हो सकता है कि वो इसके हवाले से अपना जो वोट है वो ना दें उनके हक में। लेकिन मैंने उससे पहले ये बात कह दी थी कि आप अगर ये कोई ऐसी खाम ख्याली अपने जहन में पाल के बैठे हैं तो ये महज बेवकूफ़ी है। उसकी वजह ये है कि अगर ये इतने ही एंटी स्टैब्लिशमेंट होते तो इनकी किसी तौर भी इस जुडिशल कमीशन में तकर्री ही ना होती, इनको बैठने क्या गुजरने तक की बाहर से इजाज़त ना होती। तो ये तो बात आप छोड़ दें कि ये कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट जज हैं और हुकूमती तरफ से नुमाइंदे भी बना दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि जी ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है। दूसरी बात, ये बात याद रखिए कि काजी फ़ायज़ ईसा हों या शौकत अजीज़ सिद्दीकी, ये सिर्फ बहरूपिये थे। ये सिर्फ उस वक्त तक एंटी स्टैब्लिशमेंट थे जब तक इनके अपने मफादात और इनके जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा था। जब इस्टेब्लिशमेंट एक ज़माने में उनसे खाइफ थी तो उस वक्त तक ये लोग भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपने नवाज शरीफ लाडले को दोबारा गोद में बिठा लिया तो उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा को इस्टेब्लिशमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही इस्टेब्लिशमेंट से। तो इन लोगों को अब बल्कि इस बात में अच्छा लगता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर सकें, इस निज़ाम को सर्व कर सकें। तो काजी फ़ायज़ ईसा ने तो फिर जिस अंदाज से इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में, इस हुकूमत के हक़ में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले दिए, जो काला किरदार अदा किया, वो अब तारीख़ का हिस्सा। मैं कितनी दफ़ा लानत भेजूँ, उस शख्स को तो शर्म नहीं आती, लेकिन हमें ही शर्म आ जाती है कि एक बूढ़ा शख्स है, उसके ऊपर अब क्या बंदा इस तरह लान तान करे। तो बहरहाल उनकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना और इनका भी इनकलाबी होना, उसका भी भेद खुल गया है। सबको पता चल गया है कि असल बात जो थी वो तकलीफ़ सिर्फ ये थी कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट क्यों निकालना चाहती थी उस दौर में, या उनके खिलाफ क्यों हुई थी। बाकी उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट किसी और सियासतदान के साथ जो मर्जी करे, वो उनका प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी जी जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाइयाँ, जिसके तहत ये तमाम जो तैनातियाँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। जस्टिस सरफराज डोगर इसी मकसद के लिए लाए गए हैं कि वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की एक एक्सटेंशन जो है वो साबित हो सकें और इमरान ख़ान साहब के केसेस को किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचने दें। यहाँ पर वो पहले तो उनके केसेस लगाते ही नहीं हैं और उनको डिले पे डिले किया जाता है। लग ही जाए तो उनके केसेस जो हैं वो जूनियर जजेस के पास लगा दिए जाते हैं और इन्हें जिन जजेस से ये ख़तरा है कि वो बग़ैर किसी दबाव के अपनी मर्ज़ी से और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, उनके पास ये केसेस ही नहीं लगाने देते। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं और इसकी वजह से ही जस्टिस सरफराज डोगर साहब को यहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करना ज़रूरी था और ऐसा ही कर दिया गया है और आगे भी ये ऐसे ही चलेंगे। इनसे आप बाल बराबर भी तवक्को ना रखें कि ये कोई इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करेंगे। तो लिहाजा ये सब कुछ हुआ। बाकी भी जो जस्टिस अमीरुद्दीन साहब हैं उन्होंने भी इनके अगेंस्ट ही वोट दिया, यानी कियानी साहब और मियाँ औरंगज़ेब साहब के। अलबत्ता चीफ जस्टिस साहब ने मियाँ औरंगज़ेब साहब के हक़ में वोट दिया, जबकि जो गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हक़ में वोट दिया, जबकि जो बाकी दो जजेस हैं मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने बहरहाल मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हक़ में वोट दिया था। तो ये काम तो हो गया जी मुकम्मल। अब हो गई हैं सत्ते खैरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले भी थी अब मज़ीद हो गई हैं, तो ये हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ आज जो एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आई वो है जनाब के जो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनके ख़िलाफ़ 300 वकला ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो दायर की हैं, वहाँ पे जमा कराई हैं दरख्वास्तें उनके ख़िलाफ़। तो ये एक बड़ी बहरहाल मूवमेंट है, क्योंकि कल भी मैं देख रही थी कि कल रात भी ये जो इनकी क्या है वकला एक्शन कमेटी है, इसका इजलास हुआ है और उन्होंने एक दफ़ा फिर से इस बात के अज़्म का ऐलान किया है। कोई मेरा ख्याल है 536वीं दफ़ा के वकला तहरीक चलाई जाएगी और 26वीं आइनी जो तरमीम है उसके ख़िलाफ़ मज़ामत की जाएगी। तो एक दफ़ा फिर ये आवाज़ें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। मखसूस नशिस्तों के केस के बाद स्पेशली दोबारा से काफ़ी ज़्यादा इन तमाम चीज़ों पर बातें हो रही हैं और ख़ास तौर पर मैं नोटिस कर रही थी कि वो लोग जो इससे पहले इस हुकूमत के हामी भी रहे हैं, PTI के नाक़िद भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस पूरे इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने में पेश भी रहे, वो तमाम लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात पे शर्मिंदा थे कि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है ये बिल्कुल भी इंसाफ पर मबनी नहीं है और इसको किसी तौर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। अब ये वो ढोंग रचा रहे हैं या वो सच में रियलाइज़ कर रहे हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये बात है कि दो जो वाक़यात हुए हैं, एक मखसूस नशिस्तों का मामला और कल रात जो पेट्रोल बम गिराया गया है अवाम के ऊपर। जी हाँ, अवाम के ऊपर एक बड़ा पेट्रोल बम गिराते हुए
₹8.37 पेट्रोल की कीमत में और तकरीबन ₹10 का इजाफा जो है वो डीज़ल की कीमत में किया गया है। तो पहली दफ़ा इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ, ये इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन अवाम हमेशा की तरह इस पर गालियाँ तो दे रहे हैं और जाके टैंकियाँ भी भरवा रहे हैं, तो ये चल रहा है सिलसिला। लेकिन अलबत्ता जो पुराने इनके क्लिप्स हैं लोगों के, वो ज़रूर आज वायरल हुए रहे सोशल मीडिया पर। जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा था कि जनाब तुम्हें शर्म नहीं आती, रातों रात तुमने इतने पैसे बढ़ा दिए। और इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा के जो क्लिप्स थे जिसमें वो बता रही थी कि जी इतना जो पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, तो ये वो तमाम चीज़ें चल रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर होते हुए ये कहा था ₹70 फ़िल जो है वो कमी होनी चाहिए पेट्रोल की कीमत में। और अब ये तमाम लोग बरसरे इक़्तिदार हैं लेकिन शर्म से आ रही हैं, क्योंकि ₹100 से भी ज़्यादा फ़ी लीटर टैक्स जो है वो इस वक्त आवाम की जेब से निकाला जा रहा है पेट्रोल की मद में, ₹100 से भी ज़्यादा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप किधर जाके आज जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक गमो गुस्से की लहर है। बहुत से जो अपने सहाफ़ी हैं PMLN के, वो भी इस पर दिखाने के लिए ही सही कुछ ना कुछ कह ज़रूर रहे हैं कि जी कम होना चाहिए ये इजाफ़ा। और इसी तरह से जो बाकी लोग हैं अवाम, वो भी सलावातें सुना रहे हैं, लेकिन ये हर साल ही होता है, तो अब इन लोगों को भी आदत ही हो गई गालियाँ खाने की। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।